परीक्षा आइडिया में आपका स्वागत है। मैं अंजू और आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का जो टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, वो आपका फर्स्ट टॉपिक है भट्टाचार्य समिति से रिलेटेड है, जो एआई के इम्पोर्टेंस के बारे में हम जानेंगे। बहुत नैतिक एआई ढांचा विकसित करने के लिए भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और थर्ड क्या है, थर्ड टॉपिक जो है वो चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। सोलर सेक्टर में चक्रीय अर्थव्यवस्था किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। और यहाँ से हम ये भी जानेंगे किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके से आप स्टैटिक को करंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं, उसको रिवीजन कर सकते हैं, और किस तरीके से स्टैटिक को करंट से रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना अभी हाल ही में न्यूज में रहा है। अगर आप न्यूज देखते हैं तो आप देख पाएंगे केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना ये हाल ही में न्यूज में रहा है। और ये एक नदी जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र आपका स्टैटिक पोर्शन है, वहां से आप पढ़ते हैं, लेकिन ये न्यूज में है तो ये स्टैटिक प्लस करंट हो गया। इस तरीके से मैं आपको ये भी बताते चलूंगी किस तरीके से आप स्टैटिक और करंट के रिलेट करके आप पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपसे नदी से रिलेटेड, जैसे कि लास्ट ईयर हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एनालिसिस किया था, ट्रेंड एनालिसिस किया था, वहां हमने देखा था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन था तो क्रमानुसार पश्चिम से पूरब की ओर आपको बताना है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इस तरीके से पूछा जाता है कि क्रमानुसार आप बताइए। या फिर किसी नदी की सहायक नदी कौन सी है वो पूछा जाता है। तो यहाँ है, ये परियोजना के बारे में हम जान लेते हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस के अवसर पे ये जो केन बेतवा नदी परियोजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी है। और इसका आधारशिला रखने का मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जो केन नदी है, जो केन नदी है मध्य प्रदेश में केन नदी, ठीक है, उससे उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में जल स्थानांतरण करना। और वहां का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है ना, वो क्या है, सूखा क्षेत्र है। सूखा क्षेत्र है कौन सा? बुंदेलखंड का क्षेत्र। बुंदेलखंड बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है सूखा क्षेत्र है। तो इस परियोजना के तहत इस बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है इसको भी पानी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा इस योजना का ये भी इम्पोर्टेंस है कि सिंचाई के क्षेत्र में लगभग राज्यों को 10 लाख हेक्टेयर तक की भूमि इससे सिंचित की जाएगी। इस परियोजना के द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 65 लाख लोगों को पेयजल, पीने की पानी, जो शुद्ध पानी होती है उसकी भी प्रॉब्लम होती है। गर्मी के दिन में अगर आप देखते होंगे तो पानी मोटर से पानी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भूमिगत जो ग्राउंड वाटर है उसकी कमी आ गई है। तो इस तरीके से हम पेयजल भी उपलब्ध कराएंगे, तथा जो मेन इंपॉर्टेंस है जल विद्युत का उत्पादन, जल विद्युत भी इससे उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के द्वारा। तो ये आपके न्यूज में था। उत्तर प्रदेश में केन नदी एंड मध्य प्रदेश में केन नदी एंड उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी। अब हम यहाँ से, ये तो आपका न्यूज में था, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना न्यूज में था, लेकिन इसको हम स्टैटिक से कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ हम जानेंगे केन बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है। तो केन बेतवा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, अगर हम देखते हैं केन बेतवा नदी के बारे में, तो ये जो नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। हमने डिस्कस भी किया था, कहाँ, क्वेश्चन में डिस्कस किया था। वहां क्या पूछा गया था? हिमालयन नदी को उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब क्रमानुसार सजाने के लिए पूछा गया था। तो यमुना नदी भी हिमालयन नदी के अंतर्गत ही आता है। जैसे गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी जो है। यमुना नदी के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। यमुना नदी जो है, यमुना नदी जो है, यमुना रिवर जो है,
वो किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। और गंगा नदी कौन सी रिवर है, प्रायद्वीपीय नदी तो नहीं है ना, ये तो हिमालयन नदी है, गंगा नदी हिमालयन नदी है और ये इसकी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अगर हम जानते हैं कि यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम है। कहाँ है इसका उद्गम, उत्तराखंड के उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के कौन से जिला, उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला में क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर। इस जिले में कौन सी ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। ठीक है, यमुना नदी का यहाँ से उद्गम होता है। और जब यहाँ से उद्गम होता है यमुना नदी का, अगर आप मैप में देखते हैं उत्तराखंड से, उसके बाद ये गंगा नदी की सहायक नदी बनती है। कहाँ पे आकर मिलती है गंगा नदी से, तो गंगा नदी से ये उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर मिलती है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, कौन सी सहायक नदी है, राइट बैंड ट्रिब्यूटरी, मतलब दाहिनी ओर से आकर मिलती है या बाईं ओर से आकर मिलती है। जैसे कि गंगा नदी इस तरीके से गंगा नदी का प्रवाह होता है। ठीक है, उसके बाद ये गंगोत्री से निकलती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बीच में बहुत सारी नदियां हैं उसकी सहायक नदी, जो उनसे आकर मिलती है। कुछ नदी है जो कि दाहिनी ओर से आकर मिलती है और कुछ नदी है जो कि बाईं ओर से आकर मिलती है। तो यमुना नदी किधर से आकर मिलती है, तो यमुना नदी इसकी कहाँ, ये किधर हो गए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गए, मतलब दाहिनी ओर से आकर मिलती है। जैसे गंगा नदी इस तरीके से प्रवाह हो रही है, इधर से जा रही है, तो इधर से जाएगी चलेगी, तो इसकी दाहिनी ओर कौन सी होगी, इस तरफ से। तो इस तरीके से जो साउथ से आकर जो नदियां मिलेगी वो दाहिनी ट्रिब्यूटरी दाहिनी ओर से आकर मिल रही है, और बाएं ओर से जो नदी आकर मिल रही है वो बाईं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। तो इधर से जो नदी आकर मिल रही है दाहिनी ओर, तो यमुना नदी जो है गंगा नदी की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दाहिनी ओर से आकर मिलती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और कहाँ पे मिलती है, तो हम देखते हैं ये यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, तो ये प्रयागराज में, प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिलती है। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ये गंगा नदी जो है, यमुना नदी जो है गंगा नदी से कहाँ पे आकर मिलती है, तो प्रयागराज में आकर मिलती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इतना हमने जान लिया। अब हम जानते हैं कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। जिस तरीके से गंगा नदी की सहायक नदी यमुना नदी है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। हम जब गंगा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ हम पढ़ रहे हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो वो भी हम जान लेते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि गंगा नदी की राइट बैंक दाहिनी ओर से कुछ नदियां आकर मिलती है और कुछ नदियां बाईं ओर से आकर मिलती है। तो यमुना नदी की जो सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, और ये जो केन बेतवा जो है इसी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, केन बेतवा जो है किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की ही सहायक नदी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो यमुना नदी की सहायक नदी की अगर हम बात करें, तो इसकी सहायक नदी में कौन कौन सी आ गई, सहायक नदी यमुना नदी की सहायक नदी में है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी, चंबल डाकू के बारे में अभी आपने सुना होगा, बहुत ही कुख्यात जगह है ये चंबल नदी, जंगल पहले। और उसके बाद सिंध नदी, इसकी सहायक नदी है सिंध, चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदी है। तो अगर न्यूज में है केन बेतवा, तो हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा चूंकि यमुना नदी की सहायक नदी है, और आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी सहायक नदी है, उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूरब, इसको क्रम में बताइए इसकी सहायक नदी। तो चंबल नदी जो है सबसे पश्चिम में है। जैसे कि अगर हम बात करें
अगर हम बात करें कि यमुना नदी में सबसे पश्चिम से आकर दाहिनी ओर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, दक्षिण से आकर मिल रही है। तो यमुना नदी का प्रवाह अगर उत्तरकाशी से उद्गम होकर फिर ये गंगा नदी में मिल रही है, तो इस तरीके से हम इसका मैप देख सकते हैं। तो यमुना नदी क्या आप सोचिए कि ये क्या है, उत्तरकाशी से इस तरीके से आकर ये गंगा नदी में मिल रही है, उत्तरकाशी से उद्गम हो रहा है यहाँ पे, यहाँ से। तो यहाँ कौन सी नदी आकर मिल रही है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये भी इधर से प्रवाह हो रही है, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये यहाँ पे कौन सी नदी आ गई, चंबल नदी, चंबल, ठीक है। और यहाँ पे सिंध नदी, सिंध, बेतवा एंड केन, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अगर हम बात करें उत्तर से आकर कौन कौन सी नदी मिलती है, तो हिंडन, रिंद, ठीक है, सेंगन एंड वरुणा। वरुणा भी यमुना नदी की सहायक नदी है। तो उत्तर से कौन कौन सी आकर नदी मिलती है, हिंडन, हिंडन, रिंद, रिंद, ठीक है, हिंडन, रिंद और सेनगर एंड वरुणा, सेनगर नदी आकर मिलती है एंड वरुणा नदी आकर मिलती है, किसमें, यमुना नदी में। ये सारे आपके यमुना नदी की सहायक नदी है, हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा, चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ से हमने जाना, क्या जाना कि क्यों न्यूज में था केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना, और इसके बारे में हमने कुछ स्टैटिक पोर्शन भी जाना। तो इस तरीके के आपके एग्जाम में स्टैटिक को करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, ये तो आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, चक्रीय अर्थव्यवस्था। सोलर सेक्टर में चक्रीय अर्थव्यवस्था का क्या रोल है। सबसे पहले हम यहाँ तो ये समझेंगे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। चलिए हम यहाँ देखते हैं कि चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। और ये न्यूज में क्यों रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था, अभी न्यूज में क्यों था चक्रीय अर्थव्यवस्था। हाल ही में G20 के भारतीय शेरपा जो अमिताभ कांत है, उन्होंने बताया कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के थ्रू अगर हम चक्रीय अर्थव्यवस्था को करें तो 2050 तक 2 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक बाजार मूल्य और 10 मिलियन नौकरियां उत्पन्न हो सकती है चक्रीय अर्थव्यवस्था के द्वारा। तो आखिर हमें ये जानने की जरूरत है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था आखिर होता क्या है। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब अगर हम जाने, आप बेसिकली इस तरीके से जान सकते हैं, जो कि अपशिष्ट पदार्थ हो जाती है, जिसको हम यूज करके, कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, उस फेंके हुए सामान को फिर से रिसाइकल करके हम फिर से उसको यूज करने लायक हम वस्तु बनाए, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को फिर से हम यूज करने लायक वस्तु बनाए, तो हमारे काम में भी आ सकते हैं। और पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें तो उस पॉइंट से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ क्या बताया गया है चक्रीय अर्थव्यवस्था में, अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 वर्ड है, टेक, मेक एंड डिस्पोज। टेक, किसी भी रिसोर्स को टेक कीजिए, फिर क्या कीजिए, इसको मेक कीजिए एंड डिस्पोज कीजिए। ये 3 वर्ड है चक्रीय अर्थव्यवस्था में। 3 वर्ड क्या है, टेक, मेक एंड डिस्पोज। ये 3 वर्ड है। टेक, पहले कोई भी रिसोर्स है हमारे पास, तो उसके बारे में हम क्या समझते हैं कि इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम किस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। प्रोडक्ट, सबसे पहले तो हम किसी चीज का प्रोडक्ट तैयार करेंगे, फिर उस प्रोडक्ट का क्या यूज है, हम उसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो प्रोडक्ट इस्तेमाल हो जाता है फिर हम उसको डिस्पोज करते हैं। तो डिस्पोज करने के बाद भी हम रिसाइकल के थ्रू किस तरीके से उसका हम उपयोग करें,
तो इसका क्या हम देखते हैं, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। एक आपने फॉर्मूला देखा होगा कि अर्थव्यवस्था को अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से अगर हम देखें तो किसी जैसे कि जो पदार्थ है डिस्पोज नहीं कर सकते उसको हम रीयूज, पहले रिड्यूज करेंगे उसके बाद रीयूज करेंगे फिर रिसाइकल करेंगे। तो इसी के द्वारा आप इस फॉर्मूला को भी देख सकते हैं, रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल। अगर हम पर्यावरणीय दृष्टि से देखें तो जो पदार्थ, जो हमें जिस पदार्थ को हम डिस्पोज नहीं कर सकते तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप इस चीज के बने पदार्थ को कम से कम इस्तेमाल कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा नहीं, जितने कम में आपका हो जाए काम उतना में आप कीजिए, मतलब उसको, उस पदार्थ को आप रिड्यूज कीजिए। अगर आप इसको इस्तेमाल किए भी हैं तो उसको रीयूज कीजिए, उसको फिर से उपयोग कीजिए। और अगर आपने उपयोग बार बार कर लिया, अब फिर उसको हम किस तरीके से रिसाइकल करके फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ताकि हमारे पर्यावरणीय दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि पर्यावरण में इतने ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ, इतने पॉल्यूशन हो रहे हैं, मृदा पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कि यहाँ ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति आप सबको पता है कितनी ज़्यादा भयंकर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। तो इस तरीके से अमिताभ कांत ने, जो हम भारतीय चरपा अमिताभ कांत ने क्या कहा कि चक्रीय अर्थव्यवस्था को उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, नौकरियां उत्पन्न कर सकते हैं। अब बताइए, इस टेक, मेक, डिस्पोज, रिसाइकल, इसमें अगर हम किसी को रोजगार दे सकते हैं इस काम के दौरान, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इससे तो पहला बेनिफिट है कि हम क्या करेंगे, हमारे बाजार मूल्य बढ़ेगी। ठीक है, बाजार मूल्य बढ़ेगी, किस तरीके से बढ़ेगी, ताकि हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल में कर रहे हैं। फिर उसके अलावा क्या होगा कि हम एम्प्लॉय, रोजगार जनरेट करेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेगी। तो उन्होंने चक्रीय अर्थव्यवस्था के थ्रू ऐसा करने को कहा है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है कि अपशिष्ट और प्रदूषण को समाप्त करना। जो कि जैसा कि हमने बताया कि जो अपशिष्ट पदार्थ है कैसे समाप्त होगा, उसको हम रिड्यूज करेंगे, रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, डिस्पोज करके, रिसाइकल करके फिर से उसको यूज करेंगे, तो ये तो समाप्त होगा। प्रदूषण भी समाप्त होगा। साथ ही उत्पादों और सामग्रियों को, जो भी उत्पाद हमारे पास है, जो भी सामग्री है, उसका पुनर्चक्रण करना, फिर से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर प्रकृति, जो हमारे नेचर है, जो प्रकृति है, उसको क्या करना है, पुनर्जीवित करना है, जो कि अभी बहुत ही गंभीर हालत में है। तो इस तरीके, जैसे प्लास्टिक का उपयोग हम करते हैं, हर जगह प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है, तो प्लास्टिक को आप कम से कम यूज कीजिए, कि जितना आप हो सके, कि बहुत मतलब कि जरूरत पड़ने पे, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने इस्तेमाल किया भी है तो रीयूज कीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार फिर फेंक दिया। अगर आप वैसा कर रहे हैं तो फिर रिसाइकल करके उसका आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्या है, चक्रीय अर्थव्यवस्था आपके न्यूज में था। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। आई होप कि आपने समझा। दो टॉपिक हमने क्लियर किया, केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना एंड चक्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नैतिक एआई। में नैतिक एआई ढांचा विकसित करने के लिए भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। तो नैतिक, आपने सब, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसके लिए, इसको विकसित करने के लिए, ठीक है, इसको विकसित करने के लिए भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भट्टाचार्य समिति किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है ना। हाल ही में चर्चा में रहा भट्टाचार्य समिति किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं कि नैतिक एआई में, नैतिक आर्टिफिशियल, नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या विकसित करने के लिए, उसके ढांचा को विकास करने के लिए एआई का गठन किया, एआई को विकसित करने के लिए भट्टाचार्य समिति का गठन किया गया है। तो इस तरीके से ये, इसका उद्देश्य क्या है कि समिति वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े जो भी जोखिम है,
वित्तीय क्षेत्र में एआई से जुड़े हुए जो भी जोखिम है, जो भी हमारे पास रिस्क है, उसका पता कर सके और उसका समाधान निकाल सके। ठीक है, और इसको क्या करेंगे कि इसके बारे में फिर निगरानी और ढांचा सुझाएगी, इस जो एआई है उस ढांचा सुझाएगी, उसके बाद हम उस पर निगरानी करेंगे। तो ये बेसिकली ये इम्पोर्टेंट है, हमारा ये टॉपिक लाने का ये मकसद था बेसिकली आपके पास कि भट्टाचार्य समिति किससे संबंधित है, एआई, नैतिक एआई ढांचा विकसित करने के लिए ये समिति लाया गया है। ठीक है, तो आज के करेंट अफेयर आपके इतना ही है, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से करंट को स्टैटिक से, जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये एक स्टैटिक पोर्शन आ गया कि ये है क्या, न्यूज में है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपके प्रीलिम्स में तो पूछा जाए, इसके साथ ही मेंस में भी पूछा जा सकता है किस तरीके से चक्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकती है। तो आपको पता ही नहीं है चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप आगे का क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको ये पॉइंट याद रखना और चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। अब जब भी आप न्यूज पेपर पढ़ेंगे, वहाँ जब भी आएगा आप समझ में आएगा, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर रिवीजन कीजिए, और परीक्षा आइडिया में जुड़िए। आपको मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड कराई जाएगी, 1-to-1 डिस्कशन कराया जाएगा, तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि एक सही रणनीति, एक सही डायरेक्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।